नमस्कार। जरा सोचिए, एक देश जो सदियों की गुलामी के बाद आजाद हो रहा है और अब उसे अपने भविष्य का सबसे अहम दस्तावेज लिखना है, अपना खुद का संविधान। तो ये कहानी सिर्फ कानून की किताबों की नहीं है। ये कहानी है भारत की संविधान सभा की, जिसने एक बिखरे हुए राष्ट्र को एक गणतंत्र में पिरोने का काम किया। चलिए इस असाधारण सफर पर चलते हैं। सभा के पहले ही सेशन में जवाहरलाल नेहरू के ये शब्द सिर्फ एक भाषण नहीं थे, ये एक वादा था। इससे पता चलता है कि संविधान बनाने वालों का लक्ष्य सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाना नहीं था, बल्कि करोड़ों भूखे और बेबस लोगों की जिंदगी बदलना था। जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। तो सवाल ये है कि ये ऐतिहासिक सभा आखिर बनी कैसे? देखिए, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला तो था नहीं। भारत का अपना संविधान हो, ये आइडिया आज़ादी की लड़ाई की रूह में बसा हुआ एक सपना था, जो दशकों के संघर्ष के बाद आखिरकार सच होने जा रहा था। ये सफ़र कितना लंबा और मुश्किल था, इसका अंदाज़ा इस टाइमलाइन से लगाया जा सकता है। 1936 में पहली बार फॉर्मल मांग रखी गई और 1946 में जाकर चुनाव हुए। हर एक स्टेप एक पॉलिटिकल लड़ाई थी और इसी संघर्ष ने उस सभा की नींव रखी जिसे भारत की तकदीर लिखनी थी। अच्छा, इस सभा में था कौन? क्या ये कुछ गिने चुने एलीट लोगों का ग्रुप था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे बनाया ही कुछ इस तरह से गया था कि ये उस विशाल और डाइवर्स देश का आईना बने जिसकी किस्मत इसे लिखनी थी। शुरुआत में ये नंबर था 389। ब्रिटिश इंडिया के प्रांतों और रियासतों से आए 389 सदस्य। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस विशाल ग्रुप को दिखाता है जिसके कंधों पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी थी। ये चार्ट हमें बताता है कि ये 389 सदस्य आए कहाँ से थे। ज्यादातर ब्रिटिश प्रांतों से थे, लेकिन रियासतों से भी एक बड़ा हिस्सा था। ये उस वक्त के भारत की कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सच्चाई थी। एक हिस्सा सीधे अंग्रेजों के अंडर था और दूसरा राजा महाराजाओं का। इन सबको एक साथ लाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। 1946 के चुनावों ने सभा के अंदर की राजनीतिक तस्वीर एकदम साफ कर दी। कांग्रेस को जबरदस्त बहुमत मिला, लेकिन 73 सीटों के साथ मुस्लिम लीग भी एक बड़ी और मुखर ताकत थी। इन्हीं चुनावी नतीजों ने उस टकराव की जमीन तैयार की जो आगे चलकर देश का नक्शा ही बदलने वाला था। इतिहासकार ग्रैनवेल ऑस्टिन ने इसे इंडिया इन माइक्रोकॉज्म कहा, और सच कहूं तो इससे बेहतर शब्द हो ही नहीं सकते थे। जरा सोचिए वो नजारा, एक ही छत के नीचे अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, अलग अलग विचारधाराएं, कोई गांधीवादी तो कोई समाजवादी, कोई उद्योगपति तो कोई किसानों का नेता। सच में ये एक छोटा हिंदुस्तानी तो था जो अपने भविष्य पर बहस कर रहा था। और इस कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा, उस सभा में 17 महिला सदस्य भी थीं। सोचिए, एक ऐसे दौर में जब पॉलिटिक्स को मर्दों का काम माना जाता था, इन संस्थापक माताओं ने ये पक्का किया कि नए भारत की नींव में महिलाओं की आवाज़ और उनके अधिकार मजबूती से शामिल हों। सभा अपना काम शुरू ही कर रही थी कि उस पर इतिहास का सबसे बड़ा तूफान आ गया, भारत का विभाजन। इस एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। देश का भूगोल, लोगों की किस्मत और खुद संविधान सभा का स्ट्रक्चर। देश का बंटवारा सिर्फ एक पॉलिटिकल फैसला नहीं था, ये सभा का भी बंटवारा था। जो सदस्य उन इलाकों से आते थे जो अब पाकिस्तान का हिस्सा थे, वे अब भारतीय संविधान सभा का हिस्सा नहीं रहे। एक साथ शुरू हुआ सफर अब दो अलग अलग रास्तों पर बंट चुका था। बंटवारे के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। अब ये एक छोटी सभा थी, लेकिन इसका इरादा और भी मजबूत हो गया था। एक नए, आजाद और संप्रभु भारत के लिए एक मजबूत संविधान बनाना। तो अब चलते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां असली काम हुआ, यानी दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान बनाने की वो जटिल और लोकतांत्रिक प्रक्रिया। ये कोई आसान काम नहीं था, ये एक देश की आत्मा को कागज पर उतारने जैसा था। ये टाइमलाइन सभा के लगभग 3 साल लंबे सफर को दिखाती है। दिसंबर 1946 में गुलामी के दौर में पहली मीटिंग से लेकर अगस्त 1947 में आजाद भारत की संप्रभु संस्था बनने तक, और फिर नवंबर 1949 में संविधान को अपनाने तक, हर तारीख एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इस महान काम के कई आर्किटेक्ट थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्ष के तौर पर पूरी सभा को एक साथ जोड़े रखा।
तो वहीं ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान के कानूनी और दार्शनिक ढांचे को आकार दिया। उनका योगदान सच में अमूल्य था। देखिए, संविधान बनाने का ये पूरा प्रोसेस इन 5 स्टेप्स में समझा जा सकता है। और ये कोई बंद कमरे में लिया गया फैसला नहीं था। अलग अलग कमेटियों की रिपोर्ट्स, उन पर महीनों तक चली खुली बहस और हजारों संशोधन, हर एक कदम पूरी तरह से पारदर्शी और लोकतांत्रिक था। अब जाहिर है, इतना बड़ा काम अकेले तो हो नहीं सकता था, इसलिए सभा ने काम को कई कमेटियों में बांटा। जैसा कि हम देख सकते हैं, केंद्र की शक्तियों से लेकर राज्यों के अधिकारों तक हर विषय के लिए एक डेडिकेटेड कमेटी थी, जिसे उस फील्ड के सबसे अनुभवी नेता लीड कर रहे थे। अब हम कहानी के उस आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां सालों की मेहनत, बहस और सपनों का नतीजा सामने आया और भारतीय गणराज्य का जन्म हुआ। ये वो पल था जिसका पूरे देश को सदियों से इंतजार था। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन, ये सिर्फ एक टाइम पीरियड नहीं है, ये प्रतीक है उन 299 लोगों के जुनून का, उनके समर्पण का। उन्होंने दिन रात एक कर दिए, हर एक शब्द पर, हर एक कॉमा पर बहस की, ताकि इस देश को एक मजबूत भविष्य मिल सके। ये उनके अथक परिश्रम का सबसे बड़ा सबूत है। 26 नवंबर 1949 ये भारत के इतिहास की वो सुनहरी तारीख है जिसे आज हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन सभा ने फाइनल ड्राफ्ट को मंजूरी दी और भारत ने खुद को अपना संविधान समर्पित किया। 24 जनवरी 1950 को सभा की आखिरी बैठक हुई। ये उसका आखिरी और शायद सबसे सिंबॉलिक काम था। सदस्यों ने एक एक करके उस दस्तावेज पर दस्तखत किए, जो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के भविष्य का वादा था। एक बेहद भावुक और ऐतिहासिक पल। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। संविधान लागू होने के बाद यही संविधान सभा 1952 के पहले आम चुनावों तक भारत की पहली संसद बन गई। इसने ये सुनिश्चित किया कि नया गणतंत्र अपने शुरुआती सबसे नाजुक दौर में बिना किसी लीडरशिप के ना रहे। तो ये थी हमारे गणतंत्र की नींव रखने वालों की कहानी। उन्होंने हमें सिर्फ एक संविधान नहीं दिया, बल्कि एक सपना दिया, न्याय, स्वतंत्रता और समानता का सपना। अब सवाल हम सबसे है, क्या आज का भारत उस सपने को जी रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।